वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। रोहिंग्या मुसलमानों की सूरत हाल और बर्मा की हुकूमत पर बढ़ता दबाव, तफसीलात आज के शो में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। कराची की रोहिंग्या कम्युनिटी की परेशानियाँ। आज तक दुनिया में ये जुल्म नहीं देगा। भारतीय माहिरीन की मदद से पाकिस्तान में जंगल लगाने का मंसूबा। और अमेरिका में कामयाबी हासिल करने वाले पाकिस्तानी फार्मासिस्ट। हम लोग टाइज हैं कराची यूनिवर्सिटी से भी और पंजाब यूनिवर्सिटी से, दोनों से। 25 अगस्त से जब म्यांमार या बर्मा की राखाइन रियासत में तशद्दुद की लहर उठी, अब तक 3,500 से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान पनाह के लिए बांग्लादेश का रुख कर चुके हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से दबाव पर बर्मा की हुकूमत सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रही है। हमारे साथ अमान अज़हर मौजूद हैं इस वक्त। उनसे हम पूछेंगे कि अमान, बर्मा की हुकूमत की तरफ से मज़ीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, क्या तफसीलात हैं? जी, जहां म्यांमार के रियासती इदारों की जानिब से रोहिंग्या कम्युनिटी के ख़िलाफ़ तशद्दुद का सिलसिला जारी है, वहीं म्यांमार की जो सरबराह हैं आंग सान सू की, जो इंसानी हकूक़ के हवाले से शोहरत रखती हैं, उन पर बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से एक तनकीद का सिलसिला भी जारी है। और अब हाल ही में म्यांमार की हुकूमत, एक हुकूमती तर्जुमान की जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में आंग सान सू की शिरकत नहीं करेंगे और इसकी वजह म्यांमार की सिक्योरिटी सूरत हाल से मंसूब की गई है। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब आज ही अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का एक हंगामी इजलास म्यांमार की सूरत हाल पर गुफ्तगू के हवाले से हो रहा है और इसको रिक्विजिशन या इसकी दरख्वास्त बरतानिया और स्वीडन ने की है। और इसके पस मंज़र में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ के इदारे के सरबराह का वो बयान है जिसमें उन्होंने रोहिंग्या कम्युनिटी पर म्यांमार के रियासती इदारों के तशद्दुद या जबर को नस्ल कुशी से तशबीह दी। उनका इस हवाले से एग्जैक्टली क्या कहना था, आइए देखते हैं। पिछले साल मैंने खबरदार किया था कि रोहिंग्या आबादी के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला इस कम्युनिटी पर वसी पैमाने और मुनज़्ज़म तरीके से किए जाने वाले हमलों की निशानदही करते थे। ये जराइम मुमकिना तौर से कानूनन इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। क्योंकि म्यांमार इंसानी हुकूक के इन्वेस्टिगेटर्स को इलाके तक रसाई देने से इनकारी रहा है, इस तमाम सूरत हाल का मुकम्मल तौर से जायज़ा नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद ये सूरत हाल नस्ल कुशी की वाज़े मिसाल है। जी, मैं एक बार फिर ये याद कराता चलूँ कि अभी तक इन मज़ालिम के बाइस तकरीबन 3,70,000 तादाद है जो कि रोहिंग्या कम्युनिटी की, जो कि बांग्लादेश के सरहदी इलाके में पनाह के मुतलाशी हैं। उसके अलावा इस मामले पर बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाज जारी है। पाकिस्तान में भी इस हवाले से एहतजाज हुआ। वाशिंगटन DC में हाल ही में म्यांमार के सफारत खाने के बाहर इस हवाले से मुज़ाहरा किया गया और मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि अमेरिका इस हवाले से इंटरवीन करे। उनके इस एहतजाजियों के मज़ीद क्या जज्बात थे, उनकी एक झलक देखते हैं। हमारा तकाज़ा ये है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि बर्मा की हुकूमत पर दबाव डाला जाए। एक इंसान होने के खातिर आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि हम हमारे जो दूसरे इंसान हैं, दूसरे जो भाई बहन हैं, अगर उनको सफरिंग हो रही है तो हम लोग उनके लिए खड़े रहें। UN एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए जो कि जाके उन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करे। So they should be given legal status to their country. They're not right now. They don't have any status. To the State Department, especially to the U.S. government, we want to ask them to put pressure on the government of Burma. आपने वाशिंगटन में म्यांमार में जारी पुरतशद्दुद वाक़यात रोहिंग्या कम्युनिटी के हवाले से उस पर मबनी कुछ एहतजाजियों के एहसासात सुने। बैनुल-अक़वामी बरादरी भी इस मामले पर कुछ मुनक़सिम नज़र आती है, ख़ुसूसन अगर हम चीन के हालिया बयान की जानिब देखें जिसमें बेजिंग ने म्यांमार के रियासती इदारों की हमायत में बयान दिया है और इसकी बाज़गश्त तवक्को है कि इसी की बाज़गश्त अगले हफ्ते जो जनरल असम्बली का इजलास है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें भी सुनी जाएगी। जी, अमान अज़हर हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू फॉर दीज अपडेट्स।
اور پاکستانی پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تشدد کے معاملے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھائے۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی روہنگیا مسلمانوں کی مدد کی یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ دفتر خارجہ میانمار کے سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا چکا ہے۔ کراچی میں روہنگیا بڑی تعداد میں آباد ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے فکر مند تو ہیں، لیکن ان کی اصل پریشانی بھی ہے عدم شناخت۔ مزید جانتے ہیں محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے برمی کالونی لانڈی کے رہائشی حبیب اللہ کے والدین سن 60 کی دہائی میں مغربی پاکستان آئے تھے۔ اس سے قبل ان کے آباء و اجداد برما یعنی میانمار کی ریاست رخائن کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ حبیب اللہ کے مطابق حالیہ پرتشدد واقعات شروع ہونے سے قبل وہاں مقیم ان کے چچا سے ایک ہی بار رابطہ ہو سکا، جس کے بعد دوبارہ ان کی کوئی خبر نہیں ملی۔ وہاں پر تقریباً 1400 آدمیوں کو قتل عام کیا ادھر اس وقت ابھی حال ہی میں۔ اب گاؤں کے لوگ اور دوسرے جو صوبے کے دوسرے گاؤں کے لوگ ہیں کالونی والے، ابھی صرف ہم سمجھ میں نہیں آ رہا کون کہاں ہے، کون کہاں پناہ لیے ہوئے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ اس آبادی میں حبیب اللہ جیسے کئی روہنگیا خاندان آباد ہیں جو مچھلیاں پکڑنے، قالین بافی، فیکٹری ورک اور دیگر پیشوں سے وابستہ ہیں۔ یہاں کے رہائشی روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ میانمار کی حکومت کے رویے پر نالاں ہیں۔ جو ہم آج کل ٹی وی میں اور فیس بک میں جو دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے آج تک دنیا میں یہ ظلم نہیں دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ ظلم دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے مسلمانوں پر ظلم ہوتے ہیں۔ اگر واقعی اس طرح ظلم ہو رہی ہے وہاں پر، ہمارے گورنمنٹ اور عوام کو چاہیے کہ ان کے ساتھ حمایت اور ہمدردی ظاہر کریں، ان کے ساتھ مذمتی الفاظ استعمال کریں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں میانمار سے آنے والے کئی لاکھ افراد رہائش پذیر ہیں۔ ان میں سے بعض پاکستانی شہریت اختیار کر چکے ہیں، لیکن اکثر کو پاکستانی حکومت بھی اپنا شہری ماننے سے انکار کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق شہریت کے تنازع کے باعث اس کمیونٹی کے اکثر لوگ اعلیٰ تعلیم، صحت اور بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں اور انتہا پسندی کا آسان ہدف ثابت ہو سکتے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔ کراچی کی روہنگیا کمیونٹی کی شناخت اور شہریت کے معاملے پر ہم نے اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل اور وفاقی وزیر مملکت محسن علی رانجھا سے بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جو بھی مائنورٹیز پاکستان میں ہیں اور ان کے ملکی صورتحال اس طرح کی چل رہی ہے، پاکستان کو اول بنیادوں پہ ان کے جو مسائل ہیں ہمارے لوکلی طور پہ جو یہاں پر لوگ ہیں ان کے ہمیں حل کرنے چاہیے، اور اس میں جو حکومت کی طرف سے ان کو امداد کی ضرورت ہے وہ ہمیں یقینی طور پہ اس کی فراہم کرنی چاہیے۔ وزارت داخلہ کی پالیسی ہے کہ جو بیرون ملک سے یا آفت زدہ علاقوں سے یا جہاں پہ جنگی صورتحال ہے جن ممالک میں، وہاں سے جو مسلم بھائی ہمارے یہاں پر آتے ہیں وقتی طور پہ، ان کا ایک سٹیٹس کو ڈٹرمن کرنے کا ایک طریقہ کار حکومت وزارت داخلہ نے وضع کیا ہوا ہے، تو اس کے مطابق ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ جو ہم کر سکتے ہیں، میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اور ایوان میں ہم یہ جو مسئلہ ہے اور کیبنٹ کے بیچ میں یہ مسئلہ ضرور ان سے ڈسکس کریں گے کہ اس ایشو کو جلد ریزالو کرایا جائے۔ ہمارے ملک کے اندر آزادی سے کام کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں نوکریاں کر رہے ہیں، اب ان کی ایک کمبائنڈ بارگیننگ بھی ہے، ان کی حیثیت، ان کے پاس شناختی کارڈ پاکستان کے آ گئے ہیں آہستہ آہستہ، جو نہیں آئے ہیں وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک تکلیف دہ اور مشکل پروسیس ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ آج وہ جو بہاری تھے پاکستان کے اندر وہ بھی اسیمیلیٹ ہو گئے، ہم نے ان کو لے لیا۔ ہم نہیں ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کریں گے، اتنے سال سے رکھا ہوا ہے تو اب تو کوئی نکالنے کا پروگرام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگ بڑے نرم دل والے ہیں، وہ کبھی نہیں اس کو سپورٹ کریں گے۔ اور جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو یہاں پناہ گزینوں کا آنا تھوڑا مشکل ہے۔ تھوڑی تعداد میں رہتے ہیں روہنگیا یہاں پہ، لیکن مزید کے آنے کی مشکل یہ ہے کہ امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پناہ گزینوں کی آمد پر 120 دن کی پابندی کو قابل عمل قرار دے دیا ہے، جسے وفاقی عدالت میں پہلے چیلنج کیا گیا تھا۔ بالکل سارا، اور اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو یہاں ٹرمپ انتظامیہ کی جزوی فتح کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ اس اقدام کا مقصد امریکہ میں دہشت گردی کو روکنا ہے۔ اور پروگرام میں ابھی اور بھی بہت کچھ باقی ہے۔ بھارتی ماہرین کی مدد سے لاہور میں جنگل لگانے کے منصوبے پر رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے شو میں آگے چل کر، اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر آ سکتے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے ملک واپس بھیجی کی رقوم میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اس پر رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ اور پاکستانی امریکن فارماسسٹ سے بھی آپ کو ملوائیں گے کچھ ہی دیر میں، لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے کچھ اہم اور انٹرسٹنگ خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں۔
कोरिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों में अमरीका के किरदार को तनकीद का निशाना बनाते हुए धमकी दी है कि ये इकदाम अमरीका को ऐसी बड़ी तकलीफ देने की वजह बनेगा जो इसने तारीख में कभी नहीं देखी होगी। सिंगापुर में हलीमा याकूब ने पहली खातून सदर का ओहदा संभाल लिया है। अपोजिशन जमात हलीमा के इंतखाब को गैर आईनी करार दे रही है क्योंकि उनके मुकाबिल उम्मीदवार को नाअहल करार दिए जाने पर इन्हें बगैर वोटिंग के बिला मुकाबला मुंतखब किया गया है। कैरिबियन जज़ायर में अरमा तूफान से होने वाली तबाही के बाद इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तूफान में मरने वालों की तादाद 45 हो गई है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के ज़ेरे इंतजाम जजीरे सेंट मार्टिन का दौरा किया और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। चीन, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान में भूखे भूतों का मेला मनाया गया। रवायत के मुताबिक फेस्टिवल का मकसद साल के इस मौके पर दोज़ख से छोड़े जाने वाले भूखे भूतों और रूहों को चढ़ावे देकर इन्हें खुश रखना है। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान में जंगलात के रकबे में हर साल तकरीबन 27,000 एकड़ की कमी वाक़ हो रही है और अब ये रकबा 2% से भी कम रह गया है। माहिरीन माहौलियात कहते हैं कि इस कमी से आलूदगी और गर्म मौसम की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। हाल ही में भारत से 2 इको एंटरप्रेन्योर्स लाहौर पहुंचे जंगल लगाने। ये जंगल क्यों मुनफरद है, आइए देखते हैं। मैं बॉर्डर के उस पार से आके लाहौर के अंदर जंगल लगा रहा हूँ। पेड़ क्योंकि कोई बॉर्डर नहीं मानते, तो चिड़िया आएगी जाएगी इधर से उधर होगा, तो वो एक बड़ी अपने आप के अंदर एक फीलिंग है। हम दुनिया के 35 शहरों में 100 से ज़्यादा जंगल लगा चुके हैं। पाकिस्तान में हमारा दूसरा फॉरेस्ट है। शुभेंदु शर्मा और गौरव गुर्जर भारत के माहौलियाती एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान में उनकी टीम कराची के अर्बन फॉरेस्ट्री के माहिर शहजाद कुरैशी के साथ मिलकर काम करती है। जापानी इकोलॉजिस्ट डॉक्टर अकीरा मियावाकी के 1970 की दहाई में दरियाफ्त करदा तरीक़ाकार पर अमल करते हुए वो लाहौर में एक इको जंगल लगाने पहुँचे हैं। हम इस ज़मीन के लिए पहले हमने बहुत सारा बायोमास जिसे हम कहते हैं वो जमा किया, जिसमें बगास शामिल है, जिसमें खाद शामिल है और चावल का छिलका है जो कि हम उसमें मिलाते हैं। अब आप फॉलो करना हमें। जो स्पीशीज़ हम लोग लगाते हैं वो वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ होती है जो कि हज़ारों सालों से यहीं पे पली बड़ी है, यहीं पे इवॉल्व हुई है। उन्हीं के फ्रूट्स खा के यहाँ के कीड़े चिड़ियाएँ और हज़ारों सालों से वो एक सिंक्रोनिसिटी के अंदर रहते हैं। लाहौर में हाउसिंग सोसाइटियों की बढ़ती हुई तादाद शहर के ज़राई रकबे को तेजी से कम कर रही है, लेकिन ऐसी ही एक सोसाइटी ने अपने रिहायशियों को बेहतर माहौल देने के ख्याल से इस इको टीम को जंगल उगाने के लिए भारत से लाहौर मदऊ किया। अब ये टीम 7 केनाल के रकबे पर 5,500 फलदार और फूलदार दरख्त लगा रही है। 30 गुना ज़्यादा हरा भरा जंगल यहाँ पर लगाते हैं जो 10 गुना तेज़ी से बढ़ता है और 2 से 3 साल में पूरी तरह से इस्टेब्लिश होके मेंटेनेंस फ्री हो जाता है। फिर आपको ना पानी देने की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की। इस फॉरेस्ट का नाम है फॉरेस्ट ऑफ वेल बीइंग। अब जैसे नीम है, ये 9 अगस्त को लगा हुआ है, आज 13 अगस्त है। सिर्फ 4 दिन के अंदर इस पर इतने सारे नए पत्ते आ गए। तो इसका मतलब ये है कि फॉरेस्ट अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका है। हमने इस पार्क को एक पत्ते की शक्ल में डिज़ाइन भी किया है और उसके अंदर ऐसे रास्ते निकाले, पगडंडियाँ निकाली हैं जिसके अंदर लोग, जब ये घना जंगल बन जाएगा तो लोग इसको एंजॉय भी कर सकेंगे। इसके अंदर वॉक करेंगे, छोटी छोटी सिटिंग के एरियाज़ बनाए हैं। माहिरीन कहते हैं कि इस तरह का जंगल 4 मरले के महदूद रकबे पर भी लगाया जा सकता है, जो माहौल दोस्त होने के साथ साथ खुद इन्हिसार भी हो।
सारा तो फिर $1000 है आपके पास। अपना आईफोन खरीदना नया वाला आईफोन 10। क्योंकि आईफोन के 3 मॉडल्स की रुनमाई कल हुई, जिनमें सबसे मुनफरिद मुझे आईफोन 10 लगा है, क्योंकि इसका मुकाबला सैमसंग गैलेक्सी 8 से किया जा रहा है। बड़ा फ़र्क यह है कि आईफोन 10 में ड्यूल लेंस कैमरा है, जबकि सैमसंग में सिंगल लेंस। आईफोन 10 में मेमोरी ज़्यादा है, लेकिन सैमसंग में आप मेमोरी ऐड कर सकते हैं और आईफोन 10 में नहीं ऐड कर सकते। और आईफोन के शार्प एजेस हैं, जबकि सैमसंग के कर्व्ड हैं। सो ये कुछ फ़र्क है बिल्कुल, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो दोनों में बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे दोनों की ही स्क्रीन 5.8 इंचेस की है, बॉडी ग्लास की है, वाटर रेजिस्टेंट है, प्रोसेसर्स दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और दोनों को ही वायरलेस तरीके से चार्ज भी किया जा सकता है। फ़र्क जो दोनों में एक और है वो प्राइस टैग का है। ऑफ कोर्स जो आईफोन 10 रिलीज़ होगा वो सैमसंग 8 से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, $1000 का है। थोड़ा सा फ़र्क है, 950 का तो गैलेक्सी भी बन जाता है। लेकिन मुझे आईफोन 10 में एक तो उनकी वायरलेस चार्जिंग का जो ऑप्शन उन्होंने दिया वो पसंद आया, और दूसरा ये है कि फेस आईडी का जो फीचर है वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से लोगों को पसंद आएगा। फेस आईडी का फीचर बहुत यूनिक है, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न उसके बारे में भी हो रहे हैं। एप्पल का ये कहना है कि जो टच आईडी है उसमें 1 in 50,000 यानी 50,000 में से एक चांस था कि कोई आपका फ़ोन आपकी इजाज़त के बगैर खोल ले, लेकिन फेस आईडी की वजह से अब ये 1 in a million हो जाएगा। तो प्राइस टैग की हम बात करते साकिब, हमने वाशिंगटन में कुछ लोगों से पूछा कि क्या वो नए आईफोन के लिए $1000 खर्च करना चाहेंगे, तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। I just came like here from Germany to the United States for $1,000, so we would prefer that instead of a phone. Well, the camera function is supposed to be much better. The storage is supposed to be much better. It's supposed to be faster. The battery life is supposed to be longer. So all the things as technology advances, everybody wants. Why not? You don't want to be left in the back of the bus, right? So मैं अभी iPhone का नहीं buy करूँगा क्योंकि वो अभी बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। तो इसकी वजह से अभी अच्छा है, उसमें फीचर्स भी हैं, सब कुछ है, बट $1000 नो, आई वुडंट बाय इट। प्लस मैं अभी iPhone 7 से काम चला लूँगा और मे बी 2-3 महीने लेटर आई विल बाय, और व्हेन द प्राइस गो डाउन, अभी व्हेन चीप हो जाएगा तो। अच्छा, उन्होंने कहा कि 2-3 महीने, तो 2-3 महीने लग ही जाएंगे, क्योंकि आईफोन 10 जो है वो नवंबर में रिलीज किया जाएगा। लेकिन ये गैलेक्सी, बिल्कुल ये गैलेक्सी आ गया है, देखें कितना शाइनी और कितना। हमने अपनी कॉलीग से लिया, हमारे पास $950 भी अभी नहीं थे इस पे खर्च करने के लिए। बरदा खलील का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये लोन किया। वैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट एक जिनसे VOA ने बात की, उन्होंने कहा कि जी अपना बैंक अकाउंट पहले देखें, हर चीज़ खरीदने के शौक में $1000 और पाकिस्तान में तो $1,00,000 से भी वो ऊपर हो जाएगा। तो इतना बड़ा खर्चा करने से पहले शॉपिंग करें, ज़रा देखें दूसरे फ़ोन में क्या फ़ीचर्स हैं, तो उसके बाद ये पैसे खर्चें। ये बात है कि जो जो आईफोन 8 है और 8 प्लस, वो इस जुम्मे से प्री ऑर्डरिंग के लिए अवेलेबल होगा और मार्केट में वो 22 तारीख से आ जाएगा। आईफोन 10 अक्टूबर में आएगा, तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप नहीं, अक्टूबर में आ रहा है और आपके पास टाइम है बिल्कुल 22 अक्टूबर से सेल पे मार्केट में आएगा बिल्कुल। और लेकिन आपके पास टाइम है कि आप अपना बैंक अकाउंट देखें, डिसाइड करें कि इतने पैसे खर्चने चाहिए। आपके पास वाकई है, बहुत इन्फॉर्मेशन रखी हुई है आपने आईफोन के बारे में, पैसे नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। वेल, अब आगे चलते हैं, वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वीडियो गेम्स के अलावा तालीम, मेडिसिन और मिलिट्री की तरबियत में इस्तेमाल हो रही है। इस टेक्नोलॉजी में आम लोगों की बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में एक स्टोर खुला है जहां कस्टमर्स वर्चुअल रियलिटी का खुद तजुर्बा कर सकते हैं। तो चलते हैं खोरा वर्चुअल रियलिटी स्टोर में कोपेनहेगन में। यूनानी फिलोसोफर अफलातून ने लफ्ज़ खोरा उस जगह को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया था जो हकीकी और गैर हकीकी के दरमियान हो, और खोरा स्टोर में आपको यही एहसास होता है। इस जगह पर आप वर्चुअल रियलिटी यानी गैर मौजूद हकीकत को असल की तरह महसूस करने का तजुर्बा कर सकते हैं, इस बारे में सीख और खेल सकते हैं। खोरा की सिटीस्केप रिपेयरमैन नामी गेम में खिलाड़ियों को शहरी निज़ाम को जारी रखने के लिए बुनियादी ढांचे की मुसलसल देखभाल करनी पड़ती है। ताहम खोरा में लोग खेलों से आगे की बात कर रहे हैं। हम न्यूयॉर्क में आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, हम नफ्सियात को इस्तेमाल करते हैं, हम मुख्तलिफ कारोबारों के साथ काम करते हैं ताकि वो वर्चुअल रियलिटी के जरिए कहानी बयान करने के नए तरीकों से वाकिफ हों। वर्चुअल रियलिटी की हेडसेट टेक्नोलॉजी अभी कदरे नई है, मगर तवक्को है कि इसकी मकबूलियत में इजाफा होगा। ये इंतहाई अहम है कि हम लोगों को ऐसा तजुर्बा फराहम करें कि वो दुनिया में घूमते हुए चीजों के साथ राबता कायम कर सकें। मगर अगर आप हकीकतन इस बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर आपको इसे हकीकी जिंदगी में देखना होगा, महसूस करना होगा और इंटरैक्ट करना होगा।
और यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन के डिजिटल मीडिया के तलबा का जब वर्चुअल डायनासोर्स और दूसरी दुनिया की मखलूक से आमना सामना होता है तो उन्हें कुछ ऐसा ही तजुर्बा होता है। मेरी पसंदीदा चीज लोगों को वर्चुअल रियलिटी दिखाना है, और जब वो चेहरे से बड़ा चश्मा उतारते हैं तो फिर उनका रद्देमल ऐसा होता है, वाओ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ सफेद दीवारें और लोग मेरे इर्द गिर्द हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो भूल गए थे कि वो कहाँ हैं। That's my favorite part. I have read about virtual reality before. मैंने वर्चुअल रियलिटी के बारे में पढ़ा है, मैंने दूसरे लोगों को इसका तजुर्बा करते हुए देखा है, मगर मैंने कभी खुद इसका तजुर्बा नहीं किया। ये तो बिल्कुल नई और पुरअसरार दुनिया है और आप तकरीबन ये भूल जाते हैं कि आप कहाँ हैं। You almost forget where you are. खोरा के मुंतजमीन का कहना है कि वो चाहते हैं कि तलबा इस तेजी से बढ़ते हुए शोबे और तरक्की पजीर टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी ले ताकि डेनमार्क की नई नस्ल वर्चुअल रियलिटी में आगे बढ़े और इस मुनाफा बख्श शोबे में अपनी जगह बना सकें। तवक्को है कि सन 2020 तक वर्चुअल रियलिटी के कारोबार का हजम $3 अरब से भी बढ़ जाएगा। केविन नॉक्स के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अमेरिका में कामयाबी की कहानियां तो हम आपके लिए पेश करते रहते हैं। आज आपको मिलवाते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन फार्मासिस्ट से जो कि अमेरिका में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। तो चलते हैं उनके साथ न्यूयॉर्क के हडसन दरिया की सैर पर अनुष्मान आप्टे के साथ। न्यूयॉर्क सिटी के टॉप एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पियर 81 पर जमा ये पाकिस्तानी अमेरिकी कश्ती पर सवार होकर अपने शहर की चमक दमक देखने के लिए बेताब हैं। मौका है एक अनोखी डिनर क्रूज का जिसे पापा यानी पाकिस्तानी अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है। पूरी फैमिली हमारे साथ है। हम हमारे प्रोफेशनल एक्सेल करते हैं, हम एक्सलेंस करते हैं हमारे प्रोफेशन में, मगर हम हमारी फैमिलीज को भी एंजॉय करने देते हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन एक ऐसी तंजीम है जो पिछले 30 सालों से न्यूयॉर्क और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में आबाद पाकिस्तानी फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल ज़रूरतों को पूरा करने के मकसद से काम कर रही है। 1985 में तकरीबन ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। उस वक्त जो फार्मासिस्ट आए हुए थे वो कराची यूनिवर्सिटी से थे और कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी से थे। उन्होंने एक ये एसोसिएशन बनाई ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें। आज न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेटिकट के इलाकों में पापा के तकरीबन 250 मेंबर्स हैं। फार्मासिस्ट्स के दरमियान नेटवर्किंग बढ़ाना, बिजनेस में उनकी मदद करना, पाकिस्तान से अमेरिकी कॉलेजेस में फार्मेसी पढ़ने आए स्टूडेंट्स को गाइड करना, ऐसे कई अहम काम पापा कर रही है। लेकिन पापा का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है अपने मेंबर्स को कंटिन्यूइंग एजुकेशन मुहैया कराना। और हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं तकरीबन साल के 15 कंटिन्यू एजुकेशन आवर्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 45 कंटिन्यू एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है उनको अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। पाकिस्तानी अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जरूर है, लेकिन अपने मेंबर्स और उनकी फैमिलीज की कल्चरल जरूरतों का भी पूरा ख्याल रखती है। पापा की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाने वाले ऐसे इवेंट्स का फार्मासिस्ट्स और उनके खानदान खूब लुत्फ उठाते हैं। पापा के कई मेंबर्स ने अपने फील्ड में शोहरत हासिल की है, लेकिन अमेरिका में रहते हुए भी इनके दिलों में पाकिस्तान की याद हमेशा तरोताज़ा रहती है। हम लोग टाइज हैं कराची यूनिवर्सिटी से भी और पंजाब यूनिवर्सिटी से, दोनों से। रिसर्च में हमने काफ़ी वहाँ इन्वॉल्व किया है, रिसर्च के लिए सपोर्ट भी दी है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी है और मटेरियल सपोर्ट भी दी है। अंशुमान आप्टे, उर्दू VOA, न्यूयॉर्क। अमेरिका के कामयाब पाकिस्तानी और न्यूयॉर्क के खूबसूरत नज़ारे, विनिंग कॉम्बिनेशन। ये था हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू, जहां आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जबकि हमसे राब्ते के लिए ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब आपसे कल शाम इसी वक्त इसी जगह मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।
This is a good model to study learning and memory. I don't know about you, but I feel sluggish sometimes, especially before I've had my coffee. But who knew these sea slugs would have so much to tell us about the human brain? Our brain and nervous system are wired with hundreds of billions of nerve cells, or neurons. But slugs keep things simple, with just tens of thousands. You know, when you talk about learning in a slug, you're talking about how to find what to eat, how to avoid being eaten, and how to find a mate and reproduce. You know, they're simple behaviors, so you can actually study learning and memory and how neurons control behavior probably better than any other creature. With support from the National Science Foundation, analytical chemist Jonathan Sweedler and his team at the University of Illinois are working to understand the function of individual cells in the nervous systems of slugs and other animals. So, why study single cell? Trying to understand how, say, a muscle works, and maybe individual cells aren't important, but in cases of cancer, when the single cell starts to mutate, then you need to go to the single cell level. They use a technique called mass spectrometry to measure the different chemical constituents in slug and other brain samples. Every one of these lines is a different chemical from the brain. So because of what's happened with mass spectrometry, the discovery of new molecules in the brain is really accelerating. Sweedler says sea slugs are a great model system for neuroscience because their neurons grow and grow throughout their lives. This is the nervous system of the Aplysia californica we are looking at, and right here you can see that some of these neurons can actually get quite large, which makes it a little bit easier, gives you a little more material to work with. Learning to turn specific chemicals in the human brain on and off could lead to new methods to diagnose and treat chronic pain, drug addiction, even neurological disease and mental illness. And so we want to understand the chemistry, and more than that, we are discovering in every animal we've looked at new molecules that people didn't know were in the brain. Just as we find new molecules, there is actually the potential for having a therapeutic effect. So next time you're feeling a little sluggish, take heart. They're smart enough to teach us a few lessons. For Science Nation, I'm Miles O'Brien. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Today's phrase is swallow your pride, from the movie The Choice. The movie is a love story about a man, Travis, and a woman, Gabby. They fall in love, but try to ignore it. Watch for the phrase, swallow your pride. Travis, swallow your pride, because that's all any woman wants, is a man who's gonna fight. Where is she? Where's Gabby? She's gone. Where? She left because of you. Do you know what that means? Swallow your pride? Drink something or put your pride aside. Listen again. Check your answer. Travis, swallow your pride, because that's all any woman wants, is a man who's gonna fight. Where is she? Where's Gabby? She's gone. Where? She left because of you. Swallow your pride means to put your pride aside. Pride is the feeling of self-satisfaction. It can also mean thinking that you are better than other people. When she says, swallow your pride, she means he needs to make a wrong right. And that is English at the Movies. I'm Ann Ball. I think this is the beginning of a beautiful friendship.